हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशाद अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th कॉमर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स की इजाद कैसे हुई, कॉमर्स में क्या क्या होता है, यह सब चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 11th में जो बुक पढ़ाया जाता है उस बुक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बही खाता तथा लेखा शास्त्र। बही खाता और लेखा शास्त्र क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसके कुछ ऐतिहासिक पल को देखें तो आदि मानव काल में जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे और उनकी जिंदगी घुमक्कड़ प्रजाति की तरह थी, जैसे आज भी जंगलों में लोग घूमते हैं लेकिन उनके पास ये सोचने की क्षमता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से पार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आदि मानव कालों में जब लोग घूमते थे तो जैसे जानवरों की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और लोग टोलियों में रहने लगे। जब टोलियों में रहने लगे तो कुछ चीज़ों की इन लोगों की आवश्यकता पड़ी, जो अगर अपने पास नहीं होता था तो वो किसी दूसरे से लेते थे, फिर दूसरा किसी तीसरे से लेता था। तो उस समय कुछ सीमित ट्रांजैक्शन किए होते थे जिसका लेखा रखना उतना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया तो जब ज्यादा पैमाने पर ट्रांजैक्शन होने लगे तो उस ट्रांजैक्शन को याद रखना अब आसान नहीं रहा। इसलिए लोगों ने उन ट्रांजैक्शनों को जब याद नहीं रख पाते थे तो वह क्या करने लगे, कहीं किसी बुक में उसको रिकॉर्ड करने लगे ताकि यह पता चले कि किस तारीख में किसको कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, क्या बकाया है, क्या नकद मिले हैं, कौन से वस्तु का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह सब चीजें धीरे 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 रिकॉर्ड की जाने लगी। लेकिन फिर भी इसको एक किस फॉर्मेट पे रखा जाए, कैसे एक्चुअली एंट्री किए जाए, कैसे इसको सही बुक में रिकॉर्ड किया जाए, यह चीजें नहीं थी। लोग वैसे ही किसी भी बुक में किसी भी कॉपी में क्या करते थे, लिख देते थे, जिसको वह बाद में दूसरे से रिकवर करते थे। लेकिन जब ज्यादा पैमाने पर ट्रांजैक्शन होने लगे तब हमको बुक कीपिंग जरूरत पड़ी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम यह जो पुस्तक आई बुक कीपिंग एंड लेखा शास्त्र, मतलब है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखा शास्त्र। सर्वप्रथम जो पुस्तपालन है, पुस्तपालन का आविष्कार, पुस्तपालन का आविष्कार सर्वप्रथम 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसियोली द्वारा इस पुस्तक का आविष्कार किया है।
इस पुस्तक का नाम क्या दिया गया, तो दिया गया डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। तो यह पुस्तक 1494 ईस्वी में, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसियोली द्वारा अपनाया गया और इस पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया। अब क्या है हमारा पुस्तपालन। तो पुस्तपालन क्या है, वह सुरक्षित पुस्तक है जिसमें किए गए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको बही के रूप में रखे जाते हैं, ताकि भविष्य में अगर उसका भुगतान करना हो या उसमें किसी प्रकार की एंट्री और करने हो या उसको देखना हो, तो इस पुस्तक को हम निकाल कर आराम से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ल्यूकस पैसियोली द्वारा इस पुस्तक का प्रतिपादन 1494 में किया गया। इसका जो नाम रखा गया डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर, इसकी फर्स्ट पुस्तक जो है हमारा डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर। इस डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर जब धीरे से और यह विकास होते गया, तब हमारा आया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। यह वह प्रणाली है जिसमें किसी भी सौदे के, किसी भी ट्रांजैक्शन के, किसी भी लेन देन के दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष हमारा होता है डेबिट, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। एक देने वाला होता है तो एक पाने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है तो एक बेचने वाला होता है। यह डबल एंट्री सिस्टम का भी इजाद इटली में ही हुआ। कहाँ हुआ था? इटली में। इसलिए इसको, इस डबल एंट्री सिस्टम को इटालियन प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इटालियन प्रणाली। इटालियन प्रणाली भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखें कि जो यह एंट्री होते हैं वह दो पक्षों में किए जाते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट पक्ष में। लेकिन हम जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th और हमको पढ़ना है क्या? कॉमर्स। तो आखिर कॉमर्स होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? तो हम देखें कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स। इसका हिंदी होता है वाणिज्य। तो इसकी परिभाषा देखें तो कोई भी वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता के प्रयोग करने तक के बीच की गई समस्त क्रियाएं, चाहे वह मानविक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या जोखिम के आधार पर जो भी क्रियाएं की जाती है, वह क्रियाएं कहलाती है हमारा कॉमर्स। जैसे एक फैक्ट्री है और ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो फैक्ट्री में हमारा वस्तु का उत्पादन होता है और यहाँ पर उपभोग होता है। वस्तुओं का उपभोग होता है। तो आखिर यहाँ पर जब फैक्ट्री में वस्तुएं बनती है तो किस किस तरीके से बनती है, जिसके अंतर्गत फैक्ट्री में हमारा मटेरियल,
प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स लगता है, जिसके आधार पर कोई वस्तु क्या होती है, बनती है। जब वस्तुएं बन जाती है तो उसके संबंध में जो लागत लगते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, लागत मूल्य। लेकिन यही नहीं रुकता है। जब कंपनी किसी वस्तु को बना लेता है तो उसके बाद से अपना ट्रेड मार्किंग करता है, जिससे यह पहचान में आए कि जो वस्तुएं बनी है वह किस कंपनी से बनी है। अगर कंपनी का लेबल नहीं लगेगा तो वस्तु का तो हम उपयोग करेंगे, लेकिन यह पता नहीं कर पाएंगे कि यह वस्तु हकीकत में बनी कहाँ से है। तो फैक्ट्री क्या करती है, अपना ट्रेड मार्किंग करती है। क्या करती है, ट्रेड मार्किंग करती है। फैक्ट्री दो प्रकार की एक्सपेंसेस करती है। एक्सपेंसेज कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। जैसे देखा जाता है कि जब वस्तुएं बनती है तो वस्तु को तैयार होने में जितने रुपए जो खर्च होते हैं, जैसे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में मजदूरी हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है, ऑक्ट्राई हो गया, तमाम प्रकार की एक्सपेंसेज है जो डायरेक्ट है, जो वस्तु को बनने के संबंध में लगाए जाते हैं, तो वह हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जब वस्तुएं बन जाती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं छोड़ती है। कंपनी क्या करती है, अपनी ट्रेडमार्क लगाती है, प्रिंटिंग करती है, मार्किंग करती है। इसके अलावा अदर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करती है। यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उस वस्तु को सेल बढ़ाने के क्रम में लगाया जाता है। जब वस्तुएं बन जाती है तो अब उसको बिक्री कैसे किया जाए, उसके संबंध में जो खर्च किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ में आया? अब है तो ये तो कार्य हो जाते हैं, लेकिन अब ये काम हुआ है फैक्ट्री में। इसके बाद से हम डायरेक्ट कस्टमर फैक्ट्री में नहीं पहुंचता है। कुछ कड़ी होती है, जो कड़ी पार होते होते क्या होती है, कस्टमर के पास आती है। फैक्ट्री में जब यह वस्तु बन जाती है तो फैक्ट्री के बाद से क्या करता है कि होलसेलर उसे परचेज करता है। फैक्ट्री के बाद से कौन करता है, होलसेलर भी खरीदता है। तो क्या करता है, इसमें जोड़ता है क्या, गाड़ी भाड़ा, इंश्योरेंस, बीमा या फिर अन्य खर्च जो उस वस्तु को परचेज करने के संबंध में क्रय करता है और अपने गोदाम तक लाने के संबंध में क्रय करता है। तो इसके लिए होलसेलर के लिए जितने रुपए में फैक्ट्री से खरीदेगा वो उसका परचेज प्राइस होगा, और उसके बाद से जो एक्सपेंसेज करेंगे वह उस परचेज प्राइस में जोड़ करके और कुछ प्रॉफिट जोड़ करके वह सेलिंग प्राइस क्या करता है, निर्धारित करता है। फिर उसके बाद से जब होलसेलर होता है तो होलसेलर के बाद से यह रिटेलर को बेचता है। रिटेलर को बेचता है। रिटेलर भी क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है और उसमें कुछ एक्सपेंसेज करता है, वो भी गाड़ी भाड़ा, बीमा, अन्य कोई खर्चे देता है। जब वह रिटेलर के पास आ जाता है वस्तुएं तो उसकी प्राइस कुछ और बढ़ जाती है। फिर इस रिटेलर के बाद से यह कस्टमर इसके दुकान पे पहुंचता है, उस वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। और फिर यह कस्टमर उस वस्तु का उपभोग करता है,
उपयोग करता है और फिर उसकी अस्तित्व क्या होती है, खत्म। इस तरह जो हमारा कॉमर्स का परिभाषा होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब कि एक वस्तु को उत्पादन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में। उत्पादन से उपभोक्ता के प्रयोग करने तक या उपभोग करने तक के बीच की गई जो समस्त क्रियाएं होती है वो हमारा कहलाता है वाणिज्य, कॉमर्स कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा होता है कॉमर्स का परिभाषा। अब इसको हम डबल एंट्री सिस्टम में एक पक्ष को डेबिट करते हैं तो एक पक्ष को क्रेडिट करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कौन से आइटम को डेबिट किया गया है, कौन से आइटम को क्रेडिट किया गया है। हम देखें तो लेखांकन के आधार पर खाते 3 प्रकार के होते हैं। लेखांकन के आधार पर खाते 3 प्रकार के होते हैं। लेखांकन के आधार पर खाते देखो जनरली तो 3 प्रकार से लोग को देता है, लेकिन होते 2 ही प्रकार। एक हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। और दूसरा होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। अब यह वास्तविक खाता 2 में बदल जाते हैं, एक रियल अकाउंट वास्तविक खाता और दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक, अवास्तविक खाता, ठीक है। तो हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत देखें क्या चीजें आती हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई फर्म है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है। जैसे व्यक्ति में देखें तो किसी का नाम राम, मोहन, श्याम कुछ भी हो सकता है। फर्म देखें तो ABC फर्म हो जाता है। संस्था देखें तो SBI हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गए। अगर हम कंपनी देखें तो टाटा स्टील प्लांट कंपनी है, या फिर हम रिलायंस इंडिया कंपनी है। तमाम प्रकार की कंपनियां हैं। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। रियल अकाउंट क्या होता है, ऑल रियल एसेट्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट। सभी संपत्ति, लेकिन वह संपत्ति जो एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, वह संपत्ति जो कैश के रूप में कन्वर्ट हो सके। जैसे हम देखें पेन, कलम बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, बिल्डिंग बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, लैंड है बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, और कैश तो कैश है ही। तो वह जो संपत्ति, वास्तविक संपत्ति जो कैश के रूप में कन्वर्ट हो सके या कैश में कन्वर्ट हो सके, वह हमारा होता है रियल अकाउंट, वास्तविक संपत्ति, ठीक है। एक इसमें वास्तविक संपत्ति रियल, और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो व्यवसाय में हुए सभी प्रकार के व्यय, हानि, आय, लाभ। जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, व्यय हो रहा है, किसी से सैलरी पा रहे हैं, आय हो रहा है, कोई संपत्ति बेच रहे हैं, लाभ हो जा रहा है, कोई संपत्ति खरीद या बेच रहे हैं, हानि हो जाती है। अचानक घटना से कुछ टूट फूट जाए, लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। तो ये तमाम प्रकार की क्रियाएं भी हमारे बिजनेस में होती हैं। तो ये बिजनेस के संबंध में कोई भी व्यय हो, हानि हो, आय हो, लाभ हो, वह हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर? अब हम आपको बता दिए कि लेखांकन के आधार पर खाते जो होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा
रियल अकाउंट है। इस रियल अकाउंट में एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें हम किसी भी संस्था को ले लेंगे, कोई भी व्यक्ति हो जाएगा, कोई भी हमारा फर्म हो जाएगा, कोई भी संस्थाएं हो जाएंगी। रियल अकाउंट के अंतर्गत जो हमारी संपत्तियां हैं वो आती हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत सभी खर्चे, व्यय हो, आय हो, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, इसको हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट बताने जो जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसे की जाते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत होने वाले लेखा का नियम क्या है। तो पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। क्लियर? पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। जैसे मोहन को पुस्तकें दी तो मोहन डेबिट टू बुक अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, अब जैसे मोहन से ही प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि देने वाला क्या हो जाएगा, मोहन। एक हमारा डेबिट होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे हम इसका देखें, मोहन को नकद दिया, कैश दे रहा है, तो इसमें पा कौन रहा है, मोहन। तो क्या हो जाएगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देते हैं हम लोग बच्चों, बीइंग कैश गिवन टू मोहन, मोहन को दिया गया। ठीक है, इसके उलट में अगर देखें कि मोहन से नकद प्राप्त हुए तो क्या हो जाएंगे हमारे, मोहन से नकद प्राप्त हुए, तब एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या देखें, पहले जब उसको हम दे रहे थे पैसे, तो वह पा रहा था, मोहन डेबिट टू कैश हो रहा था, अब वही हमको पैसा दे रहा है, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। देने वाला क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत, रियल अकाउंट के अंतर्गत होने वाले लेखे के क्या नियम है। रियल अकाउंट के अंतर्गत होने वाले लेखे का नियम क्या है, नियम तो व्यवसाय में आता है तो डेबिट करते हैं, और व्यवसाय से जाता है तो क्रेडिट करते हैं। व्यवसाय में जो आएगा उसको डेबिट, और जो व्यवसाय से जाएगा उसको दिक्कत
अब क्या है हमारा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा, नकद फर्नीचर खरीदे। अब फर्नीचर हमारी संपत्ति है ना, और जब हम जाएंगे किसी के दुकान पे तो फर्नीचर खरीदने के तो दो पक्ष प्रभावित होंगे। एक हमारे पास फर्नीचर आएगा और हमसे पैसा जाएगा। फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर खरीदा, क्या होता है एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, नकद फर्नीचर खरीदा। ठीक है, इसी तरह ठीक है, तो फर्नीचर आ गया और टू कैश चला गया तो दोनों हो गए। व्यवसाय में आ गया फर्नीचर डेबिट, व्यवसाय से कैश चला गया क्रेडिट हो गया। ठीक है, कहीं दिक्कत। इसके बाद से आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत होने वाले लेखे के नियम क्या होता है दोस्त, व्यवसाय में हुए व्यय एवं हानि को डेबिट करते हैं और व्यवसाय में हुए आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं, जैसे सैलरी दिए, कोई हमारे वहाँ वर्कर है, वह काम कर रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो जब हम सैलरी देंगे तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, वेतन दिए, वेतन दिए। क्या एंट्री होंगे, सैलरी हमारा जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किस रूप में देंगे, कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी, सैलरी का हमने भुगतान किया। और वही किराया दे रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि रेंट देंगे वो हमारा खर्च होगा, कैश जा रहा है हमारे व्यवसाय से, क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सैलरी हमारा या फिर रेंट अकाउंट डेबिट व्यय हो गया। तो अब हमको वहीं कहीं से हमको लाभ हो रहा है या फिर हमको आय हो रहा है, कहीं हम काम कर रहे हैं और हमको सैलरी मिला, तो हमको अब यहाँ पर वेतन दिए नहीं, वेतन प्राप्त किए, प्राप्त किए, तब इसके लिए क्या एंट्री हो जाएंगे, हमारा यही एंट्री उलट जाएगा और क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बीइंग सैलरी रिसीव। सैलरी हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा तीनों खाते को हमने क्या किया, डिफाइन किया। क्या होते हैं, तो लेखांकन के आधार पर खाते तीन प्रकार के होंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हमारा जो ट्रांजैक्शन के नियम होते हैं, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जबकि रियल अकाउंट के अंतर्गत व्यवसाय में जो संपत्ति आती है उससे डेबिट और जो संपत्ति जाती है उससे क्या होता है, क्रेडिट करते हैं। जबकि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत व्यवसाय के अंतर्गत जो भी खर्च होंगे, व्यय होंगे, हानि होगा, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो भी हमारा आय होगा या लाभ होगा वह हमारा क्या होता है,
क्रेडिट होता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।